हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 के बारे में। प्रश्नावली 7.2 हमारी आज खत्म होगी, जिसको हम लोग आज शुरुआत से लेकर लास्ट तक लेकर चलेंगे और 1 से लेकर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब के सब आज के सेशन में कवर किए जाएंगे। तो पूरा सेशन लगातार हमारे साथ बने रहें और ये जानें कि हम आज के सेशन में नए नए क्वेश्चंस कौन से लेकर आए हैं, आपके सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये सब आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की। सेशन को शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले सिलेबस का सभी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलता रहे। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेट करें ताकि आपको सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिले। ओके दोस्तों, तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात कर रहे थे। इसका 7.1 का जो प्रश्नावली थी वो मैंने पिछले सेशन में कवर करा दिया था, आपको बताया भी था कि आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों के एब्सकिसा और ऑर्डिनेट मतलब कि आपके भुज कोटि क्या होती हैं, चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये पूरे टॉपिक में लास्ट के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। राइट फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हमारे पास में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7.2 के अंदर के जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या क्या हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले आज है विभाजन सूत्र। दोस्तों, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। विभाजन सूत्र जो कि आपका एक बेहतरीन टॉपिक रहेगा आज के सेशन के लिए और आप पूरे सेशन में आप विभाजन सूत्र के बारे में ही सुनेंगे आज। तो मैं आपको शुरुआत के लिए ये बताता हूं, जैसे कि आप लोगों को चतुर्थांश मैंने पढ़ाया था कल, मैंने आप लोगों को ये बताया था दोस्तों कि आपके पास में ये को दो अक्ष होते हैं जिसमें से आप इसको बोलते हो वाई अक्ष। आपको हमेशा बचपन से लेकर आज तक यही बताया गया, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। राइट हैंड पे जा रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पे जा रहे हो तो निगेटिव, अपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हो तो निगेटिव। राइट फ्रेंड्स, ये सब आपको बहुत बार समझाया गया है। मैंने आपको कल इसमें यह भी बताया था कि अगर आप कहीं भी एक पॉइंट मानते हैं तो यहां से x का और वहां से y का दो अक्ष के हमारे दो भुज और कोटि निकल कर आते हैं, एक भुज और एक कोटि निकल कर आता है, एक निर्देशांक बनकर तैयार होता है। इसी तरह से मैंने ये भी बताया था कि मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु रहा होगा, इसका भी कोई ना कुछ निर्देशांक बनेगा, जिसको मैंने क्या बोला था, जिसको मैंने ये बोला था अगर आप इसको x1 और y1 थोड़ी देर के लिए मान लें, इसका भुज है x और कोटि है y, एब्सकिसा x है और इसका ऑर्डिनेट y है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसके पास में एक x और एक y मिलकर पूरा एक निर्देशांक बनता है। इसी तरह से बिल्कुल इसके पास भी होगा। अगर आप इधर से देखोगे तो एक x मिलेगा, उधर से देखोगे तो एक y मिलेगा और इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। मतलब हमारा ये सिर्फ नाम देने का एक तरीका है कि दो निर्देशांक हैं, इसको मैंने x1 y1 और इसको x2 y2 बोल दिया। कल ये सिखाया था कि अगर आप आपके पास में इसके बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन हो तो आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसके जरिए हम लोग ये भुजाओं का भी अर्थ निकालते थे। अगर मैं इसको और मिला दूं तो तीन तरह की भुजा मिलाकर हमारे पास में त्रिभुज बन जाता है, 4 तरह की भुजा मिलाकर चतुर्भुज बन जाता है। ये सब बातें हमने बताई थी आपको। राइट फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब यह है कि आपको इसे विभाजित कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि यहां पर ये जो वाई एक्सिस है इसको यहां तक डिवाइड कर रही है, फिर यहां से लेकर ये अलग टुकड़ा हो गया, यहां से लेकर यहां तक अलग टुकड़ा हो गया, इस तरह से। बट ये 3 टुकड़े नहीं, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन थी या एक बिंदु मैंने यहां पे ले लिया इस लाइन के ऊपर। अब ये बिंदु लेने से क्या हुआ, ये बिंदु लेने से ये हुआ कि ये जो रेखा थी ना आपकी, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। बात समझ रहे हो, मतलब कुछ भाग इधर आ गया, कुछ भाग उधर आ गया। आधा आधा मत बोलो, आधा आधा बोलेंगे तो इक्वल इक्वल बोलना पड़ जाएगा। मैंने ये कहा कुछ भाग इधर कुछ भाग उधर चला गया, तो अब ये हो गया विभाजित। अब इसी पर हमारा एक सूत्र बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ये रेखा जो थी हमारी ये 10 सेंटीमीटर की थी या 10 मीटर की थी, जो आप चाहे वो यूनिट ले सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 थी, तो ये भुजा पूरी कितनी थी, 10 की थी। अगर मैंने कहा ये बिंदु मेरा इस तरह से लिया गया है कि इधर का मैंने 7 हो गया, या फिर थोड़ा सा आसपास ले लेते हैं, ये वाला मेरा क्या दिख रहा है 4 ले लो और इधर का दे लो 6, तो मतलब 4 भाग इधर और 6 भाग उधर, टोटल मिला के 10 भाग में टूट गया है। ये बात समझ में आई आपको? बताओ इस लाइन ने क्या कर दिया, इस पॉइंट ने क्या कर दिया, इस पॉइंट ने इस रेखा को 2 भाग में तोड़ दिया।
ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद में अब यहां पे जरा आप समझे, इसको हम क्या बोलेंगे। अब बेटा ये बिंदु है अगर, तो इसके पास भी निर्देशांक होंगे, इसके पास भी निर्देशांक होंगे, और इसे ही ज्यादातर आपको ज्ञात करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। यही जो बीच में जो तोड़ने वाला बिंदु होता है ना, रेखा को जो तोड़ता है, यही बिंदु आपको हमेशा ज्ञात करना रहेगा। बात समझना, बहुत ध्यान से समझना। जो बीच वाला बिंदु है उसको मैंने कोई नाम नहीं दिया, ये हमारा अज्ञात बिंदु है, अज्ञात बिंदु है, इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब ये अनफाइंड बिंदु है जिसको आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये एक्स और वाई कितना है, किस बिंदु ने इसको इस रेशियो में बांटा है। अच्छा, एक और बात, ये जो आपका 4 में और ये जो आपका 6 में टूटा है ना, इसको हम लोग वैल्यूएबल नहीं लेते, अभी ये वैल्यूएबल है। अगर आप इसको देखोगे 6 4 10 पूरा 10 आ जाएगा, ये वैल्यूएबल है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू है। बट हम इसको रेशियो में ब्रेक करेंगे, छोटे से छोटे पार्ट में। 4 और 6 का जब रेशियो बनाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो कुल मिला के बात इतनी होगी कि यहां पर 2 और यहां पर 3 लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे ये मेरा M1 हो गया और ये मेरा M2 हो गया। ये अनुपात में खंडित रेखा है, अनुपात है ये, मैंने कहा वैल्यू नहीं है। वैल्यू अगर होती तो 4 और 6 थे, वैल्यू 4 6 थी, लेकिन ये अनुपात निकाला तो अनुपात इसका 2 और 3 आएगा। और अनुपात को हम लिखते हैं M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू में 2:3 में है इसका। ये जो टूटी है ना रस्सी, वो टूटी है 2 भाग इधर 3 भाग उधर टूटी है, मतलब टोटल 5 भाग में से 2 भाग हमारे इस वाले को, 3 भाग उस वाले को मिल गए हैं। ये अनुपात में बात करना हो गया। उम्मीद करता हूं ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके जरिए हम बनाएंगे विभाजन सूत्र। दोस्तों ये विभाजन सूत्र आपके लिए आज की एक्सरसाइज का अमृत है, इसको याद कर लो, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, जान लो। ठीक है, देखो करना क्या है, मैंने क्या बोला, यही बिंदु ने तो तोड़ा है इसको, यही तो इसका दुश्मन था, इसी को तो मारना है। इसमें जो x निकालना पड़ेगा वो किस जरिए निकालोगे, y जो निकालना पड़ेगा वो किसके जरिए निकालोगे। तो बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखें। मैंने कहा आपके पास में एक M1 है, एक M2 है, X2 और Y2, X1 और Y1, ये 6 तरह की क्वांटिटी है आपके पास में, 2 यहां पर, 2 यहां पर और एक M1 और M2। इन्हीं को कंबाइन करो दोस्तों। x लगा रहे हो तो x का फॉर्मूला लिखना, M1 के साथ में X2 रखना और फिर M2 रखना, तो यहां पर 1 रखना। मतलब जब M को 1 में लेना तो x को 2 में लेना, जब M को 2 में लेना तो x को 1 में लिखना। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर सेट कर लो, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। नीचे M1 और M2 को ऐड कर देना। कई जगह पे इसको m और n लेकर चल रहे होंगे, बुक में क्या लिया गया है मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर जो होता वही बता देते, कोई बात नहीं। मैंने कहा रेशियो को मैंने M1 और M2 में ब्रेक कर दिया, ये मेरा लेने का एक तरीका था। अच्छा, इसी तरह से y में M1 के साथ में y को 2 लेना और M2 के साथ में y को 1 लेना, नीचे इन दोनों को M1 प्लस M2 कर देना। ये मेरा विभाजन का सूत्र बन गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये विभाजन सूत्र आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये तरीका था आपका लिखने का, आपने यहां पे पूरी तरह से बाय प्रैक्टिकल देखा कि हमने इसको कैसे लिखा है। ठीक है, यहां पर X2 Y2 X1 Y1 यही है सब, X2 और X1 आप देख रहे होंगे, X2 यहां पर आएगा, X1 वहां पर आएगा। तो आपको ना इसी तरह से एक रेखा दे दी जाएगी जिसमें आपके पास में एक बिंदु इधर और एक बिंदु उधर रहेगा, और कोई एक बिंदु बीच में डिवाइड कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, कोई बिंदु बीच में यार डिवाइड कर रहा होगा। उसके बाद में ये M1 रहेगा, ये M2 रहेगा, जिस भाग में ये डिवाइड कर रहा होगा उसी भाग को आप M1 M2 बोल के आंसर लेकर आओगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे दिखाते हैं आपको और अब आप कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.2 में एंट्री मारेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत की जाए और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है जरा उसको समझा जाए। ओके, तो फॉर्मूला आपने रट्टा मार लिया, याद कर लिया, सीख लिया और नोट कर लिया, सब कुछ कर लिया होगा। राइट, अब बस अब इसको जो है अप्लाई करना सीखो, कैसे करेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता। उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जिसने इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, कौन से बिंदु मिलाने वाले, तो -1 -1,7 और 4,3 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड। देखो इसको मिला दिया, ये रेखाखंड आ गई। रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 1:2 में और 1:3 अनुपात में विभाजित करता है। कौन,
वो बिंदु ज्ञात करना है जो इनको इस भाग में विभाजित करता है। तो मैंने कहा माना x और y जो है इसको इसमें विभाजित कर देता है। यहां पे मैंने कहीं तोड़ लिया बीच में रस्सी को, अब तोड़ा है तो ये बिंदु होगा तो इसमें x और y होना ही होना है। देखो बिल्कुल उसी तरह से कॉन्सेप्ट बैठ गया। मैंने कहा था ये m1 आ जाएगा, ये हमारे पास में m2 आ जाएगा, ये x1 और y1, राइट। यही सब सिखाया था जो आपके पास में आएगा लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा x2 और y2। बीच वाला बिंदु ही आपको ज्ञात करना होता है जो कि हमारा x और y होता है। इसी x को और इसी y को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं माना विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक दोस्तों आपके पास में x, y है, राइट। ये विभाजित करने वाला बिंदु है तो विभाजित कर दिया, बात समझ में आ गई। जहां पर हमें, अगर आप चाहो तो नोट करो, चाहो तो ना करो, मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, बट मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं तो डिटेल में बताता हूं। जहां पर आपको x1, y1, x2, y2, m1, m2 इन सब की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप नोट करके रख लीजिए ताकि आप अभी तो स्टूडेंट हो ना, आपको प्रॉब्लम होगा पहला क्वेश्चन करने में, तो इसीलिए आप लोग पहले इसको नोट करके रख लिया करें हमेशा। ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में बता देता हूं, अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लगाया करेंगे। देखिए x1 की वैल्यू आप कहेंगे सर -1 है, y1 की वैल्यू हमारे पास में 7 है, x2 की वैल्यू मेरे पास में 4 है और ये -3 है। यहां पर m1 हमने 2 लिया है, यहां पर इसको m2 को 3 लिया है। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगी। जब आपको विभाजन बिंदु का x निकालना हो, हमें x और y की वैल्यू निकालें क्योंकि यही हमारा विभाजन बिंदु, उस बिंदु को ज्ञात करना था जिसने इसको विभाजित किया था। इसी बिंदु ने इसको विभाजित किया है तो इस बिंदु को ज्ञात करिए। तो देखिए विभाजन सूत्र से आप कहेंगे अगर x निकाला जाए दोस्तों, तो x निकालने के लिए m1 के साथ में 2 रखना और m2 रखना, तो x1 को रखना और m1 प्लस m2 रखना। और उसके बाद देखिए m1 कितना है दोस्तों, m1 है 2, x2 कितना रखेंगे, x2 ये देखिए 4 है, फिर लगाया फॉर्मूले से प्लस, m2 कितना है, वेयर इज m2, m2 ये रहा 3, और x1 कितना है, ये रहा -1। चाहे तो आप ब्रैकेट करके रख लें, नहीं तो समझदार बच्चे डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस कर लेंगे और आपका आंसर आएगा। m1 कितना हो गया, 2 और 3, तो यहां पर हो गया 2 + 3, ठीक है। अच्छा मैं इसको सॉल्व कर दूं आगे। यहां पर देखिए नीचे लगा दिया है, 2 चौको 8, 3 इकन्नम 3, 3 और 2 5, माइनस हो गया 5/5, 5 इकन्नम 5, मतलब कि आ गया आंसर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x का कोऑर्डिनेट जो आएगा, निर्देशांक आएगा वो 1 आएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम लोग y को निकालेंगे, राइट। तो y को निकालने के लिए मैं इधर हेल्प ले लेता हूं, इस जगह पे मेरा खाली है तो मैं इस जगह पे लगा देता हूं। y = हो जाएगा m1 के साथ में 2 वाला, m2 के साथ में 1 वाला y लेना, नीचे m1 + m2 कर देना, यही हर बार सिखाया है। फिर उसके बाद में हमने कहा यहां पर m1 कितना आएगा, मेरे पास में 2 आ गया, y1 कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया, प्लस m2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और साथ ही साथ -3 ये हमारा y2 हो गया, नीचे 2 और प्लस का 3 रख दिया, राइट। आगे देखिए यहां पर 2 × 7 = 14 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, माइनस का क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 14 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 5, और यहां पर भी बच गया 5 इकन्नम 5, मतलब कि ये आ गया 1। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो x, y जो हमारा आएगा वो आएगा 1, आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। इतना बड़ा क्वेश्चन है, जब आप खाली x और y को निकालने जाएंगे तब, जब डिटेल्ड में लगाया है एकदम फॉर्मूला लिखते हुए, ठीक है, वैल्यू क्या लगा रहे हैं वो लिखते हुए जब हमने लगाया तो इतना बड़ा क्वेश्चन गया। ये कम से कम 1.5 पेज का क्वेश्चन आपके उसमें हो गया होगा अगर आपने नोट किया होगा तो। ओके फ्रेंड्स, खुशी इस बात की है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर आ गया है, मिटाना नहीं पड़ा, कि आपके सामने देख लीजिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप सीखते रहिए, हर क्वेश्चन इसी तरह से होगा, कुछ ना कुछ बदल देंगे। कभी कभी क्या करेंगे, देखो मैं बता दूं, कभी कभी क्या करेंगे, ये दे दिया, ठीक है, ये पूछ लिया, बाकी सब कुछ दे दिया। कभी कभी सब कुछ दे देंगे, ये पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं, बाकी सब दे देंगे। कभी कभी ये 3 बिंदु दे देंगे और ये निर्देशांक, ये जो आपके अंतर खंडित कर रहे हैं ना, ये वाले खंडित जो कर रहे हैं, अनुपात जो है
है ये पूछ लेंगे। तो इस तरह से बस इतनी क्वांटिटी गिनी चुनी है, m1 m2 x1 y1 x2 y2 x और y, इन्हीं में से कुछ ना कुछ गायब कर देंगे और इन्हीं में से पूछ लेंगे। और लगाना आपको हर बार यही है कि आप y के लिए ये लगाइए, x निकालने के लिए ये लगाइए, इसी के लिए लगाना जो बीच में मध्य बिंदु आपको मिल रहा है ना, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला जो बिंदु मिल रहा है उसको आपको लगाना होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री की जाए और समझा जाए क्वेश्चन नंबर 2 अब कैसे किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा है, अगर पढ़ने में मजा आ रही है, कुछ सीखने को मिल गया है, पहले क्वेश्चन में समझ में आ गया हो तो सेशन को फटाफट लाइक कर दो और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम होता है शेयर करने का, उसको शेयर कर दो। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं हमारे पास में क्या क्या दिया जा रहा है, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, इन्होंने हमसे ये बोला, कहां गया भाई क्वेश्चन, चला गया यार मेरा, एक मिनट देना दोस्तों, हाँ मिल गया। ये है हमारे पास में बिंदुओं 4,-1, मतलब दो बिंदु हैं, एक है 4,-1 और दूसरा है -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड। फिर से इनको जोड़ना जा रहा है, को सम त्रिभाजित, सम का मतलब होता है समान और त्रिभाजित का मतलब होता है 3 भाग में, ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया, दूसरे ही क्वेश्चन में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक रेखाखंड है, उसमें आपसे ये बोला गया है कि एक है 4,-1 और दूसरा है -2,-3 है। बात समझ में आई? सम त्रिभाजित किया गया है, मतलब 3 बराबर भागों में बांटा गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अब हमने तो पढ़ा था एक ही बिंदु सर बांटता था इसको, यहां तो 2 बिंदुओं ने काट दिया और 3 भाग बना दिए। तो आपको इन्हीं बिंदुओं को तो ज्ञात करना है। देखिएगा x1 y1 x2 y2, एक कोई बिंदु होता तब तो काम बन जाता, अगर कोई एक बिंदु होता तब काम बन जाता। लेकिन अच्छा मैं एक और बात बताऊं, इन्होंने कहा सम त्रिभाजित है, पहले इसको समझ लीजिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे जो बताने वाले थे। सम त्रिभाजित का मतलब क्या हुआ, 3 भाग तो हैं लेकिन सबके सब बराबर बराबर हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि इनका अनुपात कितना आएगा, दोस्तों पहली बात तो ये जांचो कि इनका अनुपात कितना आएगा, क्योंकि ये बराबर बराबर भागे हैं। मान लेते हैं अगर सपोज करो अगर ये 5-5-5 होता तो आप अगर इनका रेशियो निकालते 5-1 5 1 आता, तीनों भाग किस में आते, 1-1 में आते। ये तो मैंने माना था, क्या सबके साथ ऐसा ही होगा सर कि अगर बराबर बराबर है तो रेशियो 1 आएगा? बिल्कुल मुन्ना, हमेशा अगर इसने कहा है कि जो टूटे हुए भाग हैं अगर वो बराबर बराबर हैं तो उनके बीच का रेशियो 1 बनेगा। फिर चाहे आप यहां 10 रखो, ठीक है, फिर चाहे आप यहां 20 रखो, कुछ भी रखो, आपका 20 कट जाएगा सब, आंसर हमेशा 1 रेशियो आएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो सम त्रिभाजित रेशियो है, यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा, क्योंकि ये सब हमारे सम त्रिभाजित हैं। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको बताना है कि इनको तोड़ने वाले निर्देशांक, 2 बिंदुओं ने तोड़ा है, दोनों ही ज्ञात करने पड़ेंगे। 2 बिंदुओं ने तोड़ा है, दोनों ही ज्ञात करने पड़ेंगे। जब एक होता तो हम उसको x और y मान लेते थे। क्या मान लेते थे? x और y मान लेते थे। दोस्तों ये आपकी सहूलियत के लिए हम बताते थे कि आप यहां पर इसको x और y मान लो ताकि सब में फर्क रहेगा। अब अगर मैं इसको भी x और y मान लूं तो क्या कोई फर्क नजर आएगा कि आप ज्ञात कौन सा कर रहे हो? दोस्त ये वाला कर रहे हो कि ये वाला कर रहे हो, कौन सा ज्ञात कर रहे हो ये तो बताओ, ठीक है। तो हमारा नहीं काम चलेगा, इसलिए हम इनको थोड़ा सा नाम दे देते हैं और अपने दिमाग में याद रखेंगे कि जो ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला अंदर वालों के लिए लगाया जाता है, बाहर वालों के लिए नहीं लगाया जाता है। अब जरा इस बात को ऐसे समझिएगा कि मैंने इसको नाम दे दिया x1 y1 हो गया था, x2 y2 हो गया था, x3 y3, x4 y4, ये x3 y3 और x4 y4 अब ज्ञात करना पड़ेगा आपको, कि आप ये याद रखिएगा आपको x3 y3 और x4 y4 ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा नाम दे देता हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहां पर हमने C और यहां पे D पर ये विभाजित हुए हैं। तो आप जरा दोस्तों इस बात को ऐसे समझो, मैंने एक बिंदु ही तो बीच में सोचा है कि एक बिंदु होता तो हमारा निकालने में आसानी होती। सोचो A और B को सिर्फ और सिर्फ C ने डिवाइड किया है, D हमारे पास था ही नहीं। आप ऐसे सोचो जरा क्वेश्चन को,
आप ऐसे सोच के बताना कि अगर मैं ये बोलूं डी गायब कर दिया, तो आप जरा सोच सकते हैं सी से लेकर ए तक की दूरी कितनी थी, हमने कहा था 1 अनुपात में विभाजित हुआ था, और सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहां पर 1 था यहां पर 1 था, मतलब टोटल हमारा 2 अनुपात में विभाजित हुआ होगा। उसके बाद में ये जो सी वाला था इसी को तो मैंने x3 और y3 बनाया था, यही आपको ज्ञात करना है, जिसमें आपको यहां पर ये वाला x1 y1 मिलेगा और ये वाला x2 और y2 मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बना दिया है। ये वही तो विभाजन सूत्र वाला तरीका बना है जिसमें दो तरफ हमारे होते थे, बीच में कोई बिंदु विभाजित करता था, एक m1 और एक m2 मिल जाता था। क्या अब नहीं लगा सकते इस बीच वाले बिंदु को ज्ञात करने के लिए? फिर से लगाएंगे विभाजन सूत्र। देखिएगा, विभाजन सूत्र से इस बार मुझे ज्ञात करना, x और y होता तो x और y लगाते, लेकिन यहां मुझे ज्ञात करना है x की जगह पर x3 आ गया है, मैं x3 निकालने जा रहा हूं। तरीका वही लगेगा, ये x1 y1 है ना, तो m1 मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए दूसरी बार में भी, m1 प्लस m2, तो m1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बार मैंने वो सब नहीं लिखा कि मेरे पास में m1 कितना है x1 कितना है, वो चाहे तो आप लिखें चाहे तो ना लिखें, ठीक है। x2 कितना है दोस्तों, वो है मेरे पास में -2 प्लस m2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x1 कितना आ गया, 4 आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर। यहां पर 1 और +2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं 1 और +2, 2 × 2 मतलब x3 की वैल्यू तो आ रही होगी -2, यहां पर 2 चौको 8 +8 और यहां पर आ जाएगा नीचे 3, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, नीचे 3 है, 3 दूनी 6 मतलब हमारे पास में आ गया 2, ये हो गया 2 आ गया। x3 कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से अब हम इसका y3 निकालें, तो y3 निकालने के लिए m1 और y2 m2 और y1 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा m1 प्लस m2 नीचे होता है, राइट। m1 कितना है, m1 है हमारे पास 1, तो हमने रखा 1 इंटू y2 कितना है, -3 है, और साथ ही साथ प्लस m2 कितना रखेंगे, 2 रखा जाएगा, और y1 कितना रखा जाएगा, -1 रखा जाएगा। बस यहां पर आप सॉल्व कर दीजिए, 1 + 2 हो गया, -3 -2 बटे में 3। क्लियर इतनी बात, ये -3 ये -2, ये आ जाएगा 3 और 2 5 बटा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो y3 की वैल्यू जो आएगी दोस्तों -5 बटा 3 आएगी। ये मुझे यहां पे समझ में आ गया, ये ऐसे किया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी तरह से आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए, m1 1 रखा है, y2 हमने -3 रखा है, बिल्कुल ठीक रखा है, नो प्रॉब्लम हमारे पास। उसके बाद में m2 हमारे पास में रखा गया है 2 और y1 रखा गया है -1, बिल्कुल सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर इतना ही आएगा, -5 बटा 3 आएगा। तो आपका निर्देशांक क्या बन गया, आपने जो x3 और y3 इसको माना था ना, वो क्या बन गया है हमारे पास में, x3 और y3 जो आएगा वो आएगा कितना, ये 2 -5 बटा 3 आएगा। चाहे तो डेसिमल में निकालें चाहे तो ना निकालें। अब बात करते हैं इसको कैसे निकालना है, ये कहां से क्या करेंगे। सेम टू सेम वैसे ही सोचो कि C नहीं है मेरे पास, D को गायब किया तो C निकला था, अब C को गायब कर दो D निकल आएगा। सोचो अगर मेरे पास C नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास C नहीं है, यहां पर D है, तो D और B के बीच की वैल्यू 1 थी, और D से लेकर A तक की जो वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 मतलब ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पर आपके पास 2 और 1 आ गया। फिर से आप विभाजन सूत्र लगाएंगे, इस बार इसके पास में x4 और y4 था, राइट, x4 y4 था। फिर से आपके पास m1 m2 ये हो गया। आप देखिए यहां पे मैंने लगा दिया x4 लगाते ही ये फॉर्मूला तो वैसे ही रखोगे, फॉर्मूला वैसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो यहां पर, m1 कितना आएगा मेरे पास में, 2 आएगा, तो हमारे पास में ये हो गया 2। x2 कितना हो गया, x2 ये रहा -2। फिर उसके बाद में प्लस m2 हमारे पास हो गया 1, और x1 आ जाएगा मेरे पास में 4 आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर। नीचे आ जाएगा 2 + 1, m1 2 है और वो हमारा प्लस का 1 हो गया, मतलब 3 आ गया, राइट। अच्छा, ऊपर मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूं, देखिएगा 2 दूनी 4 मतलब कि -4, 1 चौको 4 मतलब कि +4, ये 0 से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x3 की जो x4 आ रहा है ना, ये x4 की जो वैल्यू आ जाएगी 0/3 मतलब कि x4 की वैल्यू 0 आएगी दोस्तों। यहां पर ये 0 पर निर्भर करेगा। उसके बाद y4 निकालना है, y4 के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला वही रखना है हमको, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। देखिएगा वैल्यू कैसे चेंज होंगी, यहां पर हम सॉल्व करके दे रहे हैं। ये मेरे पास 4 हो गया, क्या आएगा 4 में, आप लगाओगे m1 हमारे पास है 2, y2 -3,
m2 1 हो गया, y1 ये रहा माइनस का 1। उम्मीद है ये बात क्लियर। 2 + 1 2 3 6 माइनस का 1 ये हो गया 3, ये हो गया माइनस का 7/3, खत्म हो गया, माइनस का 7/3 आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात भी क्लियर होगी। तो आपके पास में इस बार क्या आ गया 0,7/3, मतलब अगर मैं इसको लिखूं दोस्तों 0, माइनस का 7/3 ये रहेगा, और अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 2, माइनस का 5/3 ये रहेगा। तो इस तरह से हमारे निर्देशांक निकल आए जब सम त्रिभाजित करा। अगर चतुर्भाजित करता तो 4 भागों में भी इसी तरह से किया जाता, 1:3, 3:1 का रेशियो बनता, 2:2 का रेशियो बनता। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, राइट फ्रेंड्स। सारे का सारा क्वेश्चन हमने आपके सामने लगा के दे दिया है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, पीछे मोड़िए और फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन फिर से समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है। बढ़िया एक फिगर समझा के दिया है और बोला गया है कि सॉल्व करके दीजिए। अरे वो तो हर क्वेश्चन में बोला जाता है, ठीक है। आइए तो हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए और समझा जाए। देखिए दोस्तों, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की पंक्ति की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर की दूरी पर हर पंक्ति बनाई गई। पंक्ति समझते हैं ना, एक होता है स्तंभ और एक होता है पंक्ति। मतलब ऐसे 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 जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं वो होती हैं, अगर खड़ी खड़ी लाइनें खींच दी जाए तो वो स्तंभ होते हैं, ठीक है। अच्छा, पंक्ति बनाई गई है जो कि 1 मीटर दूरी पर है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 मीटर गमले रखे गए हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। 100 मीटर कहा गया, हाँ 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, बिल्कुल ठीक। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ओके, आप समझिएगा अभी हम क्या बताएंगे, ठीक है। फिर पहले पढ़ लीजिए, AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक झंडा गाड़ देती है। अच्छा ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी बतानी है। बहुत बढ़िया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब बीचों बीच में तो गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा ये बताइए दोस्तों। आइए बताते हैं कैसे करना है। पहले तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से फिगर बनाता हूं और आपको यह समझाता हूं कि फिगर ने क्या बोला है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये कुछ इस तरह से 2 पंक्तियां बनाई गई हैं और इन्होंने कहा है कि हर पंक्ति के बीच में 1-1 मीटर की दूरी है। मतलब पहली पंक्ति मान लीजिए 1 यहां पर हो गई, तो दूसरा यहां पर हो गया, तीसरा यहां पर हो गया, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठा यहां पर, और 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 और 10 बना दिया गया। इस तरह से कुछ पंक्तियां बना दी गई, ये लाइन में हमारी चलेंगी, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे तो लाइन खींच सकते हैं, चाहे तो अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। आगे देखिएगा, इन्होंने कहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, A और D पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अच्छा, यहां पर A है और ये है D, इसके अनुदिश आपको 100 गमले रखने हैं और 100 गमले यहां पर देखिए B है और यहां पर हमारा C है। ये पूरा एक डब्बा बनाकर हमें दे दिया गया है, राइट। आइए फिर उसके बाद में 1 मीटर यहां पर आया, एक गमला रख दिया हमने, ये लो, ठीक। दूसरा मीटर यहां आया, दूसरा गमला रख दिया, ये लो, ठीक है। तीसरा गमला यहां आया, तीसरा मीटर रख दिया। ऐसे हमने काम किया है। ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां और साथ ही साथ ये 9वां और ये 10वां। दोस्तों यहां एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिएगा। इनके बीच में क्या रखे हुए हैं, ये गमले रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से फिगर हमें समझाया गया है। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे किया क्या जा रहा है, ये गमले हमने भी रख दिए हैं। आगे देखिएगा, कहा ये गया था AD के 1/4 भाग के बराबर। अब AD है कितना, जरा इसके बारे में पहले तो बात करें। 100 मीटर तक रखा गया, आप जरा समझिएगा, 100 गमले रखे गए। हर 1 मीटर पे एक गमला रख रहे हैं कि नहीं आप? अगर हर मीटर पे एक गमला रख रहे हैं तो 100 गमले रखते रखते आप 100 मीटर तक जाएंगे ही जाएंगे। हर 1 मीटर पर एक गमला, जैसे 1 मीटर चले 1 गमला, दूसरा मीटर चले 2 गमला, तीसरा मीटर चले 3 गमला, 100 गमले रखने हैं 100 मीटर। तो इस तरह से 100 मीटर पर 100 गमले, मतलब AD जो है मेरा वो 100 मीटर के बराबर है। ये बात क्लियर हुई। AD मेरा कितना आएगा,
100 मीटर के बराबर आएगा। ये बात आप जरा बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जो है आपका 10 यहां पे ना पूरा 100 जाएगा, ठीक है, कहां तक, 100 तक ऐसे ही चलता चला जाएगा। मैं यहां पर बना देता हूं 6 7 8 9 10 11 12 10 20 30 40, उसके बाद 100 तक जाएगा। इसी तरह से बहुत बड़ी लाइन है। अच्छा ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है कौन, निहारिका, और एक झंडा गाड़ के आती है। जब हम निहारिका की बात कर रहे हैं दोस्तों, निहारिका की बात जब की है तो एडी का 1/4 भाग मतलब उसका चाहे तो 1/4 से गुणा कर दो, ठीक है, 1/4 भाग वो दौड़ती है। मतलब एडी कितना है, एडी है 100 मीटर के बराबर, और 100 मीटर का मतलब हो गया 1/4, यहां काटेंगे 25 आ जाएगा, मतलब 25 मीटर वो दौड़ती है। यहां से चालू करी समझो, 25 मीटर तक आगे दौड़ के गई निहारिका, और 25 मीटर तक दौड़ के जाने के बाद में एक झंडा गाड़ती है। और यहां पर इन्होंने कहा था पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, ये भी ध्यान रहे, कहां दौड़ती है, इस वाली पंक्ति में दौड़ती है। ये दौड़ती दौड़ती जा रही है, और यहां से जहां कहीं भी 25 मिल गया होगा वहां रख दिया होगा। अब जरा कॉन्सेप्ट समझिए, ये जो अक्ष था वो आपका एक्स एक्सिस था, ऊपर जो जा रहा था वो वाई एक्सिस था, ठीक है। निहारिका दौड़ रही थी दूसरे में, मतलब एक्स में वो चल रही थी दूसरे नंबर पर, और वाई में चल रही थी, वाई में आ गई वो 25 तक चल गई। यहां देखिए 6 दिख जरूर रहा होगा, 6 दिख रहा है, बट वो हमने फिगर उतना बड़ा बनाया नहीं। ये चल के कहां गई थी, वाई में दौड़ते दौड़ते पहुंच गई थी। जब हमने देखा 25वां गमला आया है तब जाके वो रुक गई। यहां जाकर उसने एक झंडा गाड़ दिया। ये बात मैंने आपको यहां तक समझा दी दोस्तों, यहां पर कहीं ये 25 ला रही होगी, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर। उसके बाद समझिएगा दोस्तों क्या बात करते हैं, ठीक है, 2,25 हो गया। अब 2,25 के बाद में 8वीं पंक्ति में प्रीत दौड़ रही है, और 8वीं पंक्ति में जब प्रीत दौड़ रही है तो वो 1/5 भाग दूरी दौड़ती है। प्रीत जो है, प्रीत 100 मीटर का मतलब एडी का 1/5 निकालना था, ठीक है, बट एडी तो हमारा 100 था, वैसे ही करेंगे तो 5 से काटोगे 2 बार 20 आ गया, मतलब वो 20 मीटर दौड़ती है। वो 25 मीटर दौड़ रही थी, ये 20 मीटर दौड़ रही थी, कहां पर, 8वीं पंक्ति में। जब 8वीं पंक्ति में जा रही थी तो मान लीजिए यहां पे कहीं 20 आ गया वाई में, और इधर एक्स में ये जो है 8 आ गया, तो 8 इधर एक्स में मिल रहा है, वाई में उधर 20 मिलेगा, 20 मीटर तक दौड़ के जाएगी। ये मेरी प्रीत यहां पर चली गई है, और प्रीत जब यहां पर गई है तो उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन आपसे आपके पास बन गया है, वो क्वेश्चन ये बना है, एक मिनट दोस्तों फिर से क्वेश्चन चला गया, हाँ आ गया। तो मेरा जो क्वेश्चन यहां पर ये बना हुआ है कि आपको इनके बीच की दूरी बतानी है, कि यहां पर एक जो है इसने कौन सा झंडा गाड़ा था। पहले तो ये जान लो कि उन्होंने जब 1/5 गई थी तो लाल झंडा यहां पे गाड़ा था, इन्होंने यहां पर रेड झंडा गाड़ दिया था। और उसके बाद जब प्रीत दौड़ के गई थी वहां पर, तो प्रीत ने में यहां पर 1/5 भाग लाल दौड़ती है, ऊपर गया था 1/4 भाग, वहां हरा झंडा गाड़ा था। दोस्तों यहां पर इसने ग्रीन झंडा गाड़ा था, और यहां पर इसने रेड झंडा गाड़ा है। इस ग्रीन झंडे और रेड झंडे के बीच की दूरी कितनी आएगी जरा ये बताइए। तो क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते आप? मिल गया ना, x1 y1 x2 y2 मिल गया, x1 y1 x2 y2 मिल गया। तो आपको क्या करो है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाओ और वो आंसर निकाल दो। उसके बाद में एक और बात बोली है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो बहुत बढ़िया चीज आपने निकाली, लेकिन आपको यहां पर यह भी बताना है कि उसके बाद मिलाने वाली रेखाखंड पर यदि रश्मि को नीला झंडा गाड़ना हो, वो भी बीचों बीच में गाड़ना हो, कहां गाड़ना हो, इस रेखाखंड के बीच में नीला झंडा आपको गाड़ना है, ब्लू कलर का झंडा आपको गाड़ना है, तो रश्मि को कहां पर ये झंडा गाड़ना चाहिए जरा इसके बारे में बताइए। मतलब ये मान लीजिए बीचों बीच में आ गए, तो यहां का x और यहां का y कितना है जरा ये बताइए। मतलब x का मतलब कौन सी पंक्ति निकल कर आएगी, x का मतलब क्या होगा, ये सब पंक्तियां ही तो बनी हुई है, कौन सी पंक्ति में, और y का मतलब है कितने मीटर पर गाड़ेगी। ये बात समझ रहे हो, y का मतलब क्या निकल रहा है, कितने मीटर पर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन को बनाने का। ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने लगा के दे दिया है, लगाया नहीं है, अब हम लगाएंगे। क्वेश्चन समझा दिया है, क्वेश्चन समझा दिया। ये 2,25 8,20 याद रखिए कि यहां पर हमारे पास में झंडे गड़े हुए हैं, 2,25 8 और 20, 2,25 8 20 याद रखिएगा बस दोस्तों, ठीक है। देखते जाइए क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास में दो झंडे गड़े हुए हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। मैंने कहा एक झंडा मेरे पास में यहां पर जो है ये ग्रीन वाला झंडा था, ये था 2,25 पर, और इसके बाद में यहां पे दूसरा झंडा मेरे पास में गड़ा हुआ है दोस्तों 8,20 पर,
20 पर, ये ग्रीन था और वो रेड था, ठीक है। इनके बीच की सबसे पहली बात तो ये कहो कि दूरी कितनी आनी है ये बताइए। तो देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये x2 हो गया और ये मेरे पास में y2 हो गया। आपको दूरी का जो फॉर्मूला मैंने बताया था दोस्तों, वो मैंने क्या बताया होगा, इसको a और इसको b बना ले रहे हैं, वो मैंने क्या बताया था आपको कल के सेशन में, ये बताया था कि अगर आप x2 में से x1 को माइनस कर दें और y2 में से y1 को माइनस कर दें दोस्तों, तो आपको मिलना चाहिए x2 में से गया 8 और x1 में से गया 2 प्लस इसका स्क्वायर, y2 मेरे पास है 20 और y1 है मेरे पास 25। तो उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 में से 5 गया 25 गया, 5 बचा माइनस का, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का ही आता है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहां पर जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 46, 56 और आपके पास आ जाएगा 59, स्क्वायर में आ गया 59। तो ये मेरे पास में DAB आ गई दोस्तों, स्क्वायर रूट 59। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि सर यहां पर जो है 59 का रूट तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप चाहे इसको ऐसे ही रख दीजिए, कुछ 7 मीटर के आसपास का आंसर आ रहा होगा, 7 और 8 के बीच में आंसर आ रहा होगा। लेकिन अब यहां पर मेरे पास में क्वेश्चन ये उठता है, दूरी तो हमने निकाल ली, जो इन्होंने कहा था वो हमने निकाल दिया, जैसे तैसे हमारे पास में जो आंसर बना है वो हम आपके सामने लगा दिया है, ठीक है। 2 25 और 8 20 पर हमारे पास काम हो गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही थी, फिर ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहां पर जो रश्मि ही थी ना भाई, कहाँ गया, हाँ रश्मि थी, रश्मि ने बीचों बीच में एक झंडा गाड़ा है, उस झंडे की स्थिति बतानी है कि क्या होगी। मान लीजिए x और y पर गाड़ा, और अभी अभी मैंने कहा था बीचों बीच में गाड़ने का मतलब क्या होता है, आधा बराबर भाग इधर, आधा बराबर भाग इधर, मतलब जब दोनों भाग बराबर हो तो इनके अनुपात भी क्या आते हैं, दोनों बराबर आते हैं। अभी समत्रिभाजित किया था, 3 भाग बराबर बराबर रखे थे, तो 3 भाग बराबर बराबर थे, तो 1 1 1 आया था अनुपात, तो यहां पर भी 1 1 1 अनुपात आएगा। अब आप ये x और y आराम से निकाल लेंगे, किसका यूज करते हुए दोस्तों, विभाजन सूत्र का यूज करते हुए। कल आपका सेशन में पूरा का पूरा दूरी का सूत्र चला था, आज हमने विभाजन का सूत्र कर लिया है। विभाजन का सूत्र कैसे लगाएंगे, देखिए डायरेक्ट लगा रहा हूं, x ये मुझे निकालना है, x की जो होती है पंक्ति की संख्या बताएगी अभी, तो x जो होगा वो मेरे पास में आएगा m1, ये रहा m1, x2 ये रहा 8 प्लस m2 कहां पर है 1, और x1 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा 1 + 1 मतलब 8 + 2/2 मतलब 10/2 मतलब आ गया 2 पंचे 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5वीं पंक्ति में उसको दौड़ना चाहिए। आखिर 2 और 8 के बीच में कौन सी पंक्ति पड़ रही होगी, 2 + 3 5, 5 + 3 8, मतलब कि 5वीं पंक्ति में उसे दौड़ना चाहिए। और कौन कितने मीटर पर झंडा होगा उसका, जरा ये भी समझिएगा। y जो निकलेगा m1 × y2 हमारे पास 20 आ गया, फिर 1 × 25 आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 + 1 मतलब कि 2। 20 और 25 कितना होता है दोस्तों, 20 और 25 जो होता है मेरे पास में 45 आ जाएगा, 45 का हाफ करना पड़ेगा, 45 का हाफ, तो ये हो जाएगा 22.5 मीटर की दूरी पर जाकर उसे ये झंडा गाड़ना पड़ेगा। तो y में एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, जहां गमले गड़े हुए हैं तो 22 गमले के बाद में 22वें और 23वें गमले के बीच में उसको एक झंडा गाड़ना पड़ेगा। ये चीज हमें यहां पे समझ में आ गई। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों साथियों आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि आपका ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्लियर, और कुछ भी बड़ा साइंस नहीं था यहां पे, कुछ भी बड़ी चीज नहीं थी, नॉलेज वाली चीज नहीं थी कि आपको यहां पे कुछ ऐसा हो जो कि ना समझ में आ रहा हो। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने एक बार खाली क्वेश्चन को कायदे से पढ़ा है तो समझ लीजिए आपके लिए ये क्वेश्चन हलवा हो गया होगा एकदम, इसको आप भरता बना देंगे एकदम। समझ रहे हो बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4, और क्या कहता है जरा उसके बारे में स्टडी करते हैं। बिंदुओं 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखिए अनुपात बताना है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब m1 और m2 आपको ज्ञात करना है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है, फिर से वही चीज करिए जैसे हम लोग करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, या x1 y1 x2 y2 और x और y, उसके बाद में m1 और m2, यही कुछ चीजें होती हैं, इन्हीं में से कुछ दे देगा और कुछ गायब कर देगा। तो इस बार इसने सब कुछ दे दिया है, ठीक है, सब कुछ दे दिया है, बट आपसे पूछा है कि अनुपात
अनुपात बताइए। अनुपात नहीं दिया है इसने। अब अनुपात नहीं दिया है तो अनुपात क्या होगा जरा उसके समझिएगा। हम क्या समझा रहे हैं, बातों को बहुत ही क्लियर ध्यान से देखते जाइए हम क्या बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी तक आप 3 करके आ चुके हैं, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है दोस्तों। अब आप समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। शब्दों को समझिएगा, अगर कुछ चीजें नहीं लिखी हैं तो मेरे भावों को समझिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, वो देखिए आगे देखिए। 4th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि कोई रेखा ये बिंदु को मिलाने वाले कौन कौन से बिंदु, 3, -3, 10 और उसके बाद में 6, -8 को जोड़ने वाली 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को ये बिंदु कहीं पर विभाजित करता है। हमें नहीं पता कहां विभाजित करता है, बस विभाजित करता है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर जो m1 और m2 आता था वो किस अनुपात में आएगा, ये बता दीजिए। तो यहां पर मान लीजिए ये x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। यहां पर हमें x और y दिया जाता था, जो कि इस बार इन्होंने खुद दिया है, पूछा नहीं है कितना आएगा। तो हम कहेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र आप लगाते चले आ रहे हैं ना, बस वही लगा दीजिए। क्या लगाया था, x बराबर में लगाया था m1 की जगह पे तो m1 ही लेना पड़ेगा, जो कि हमें पता नहीं है, हम यहां पे लिख लेंगे। माना कि यह बिंदु इन दोनों रेखाखंडों को मिलाने, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। ये बात आप पहले लिख दीजिएगा, पहली लाइन में यही लिखेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं सिखा देता हूं। m1 यहां पर हो गया, x2 आता था, x2 यहां हो गया, m2 हमारे पास में यहां पर ये है, और साथ ही साथ x1 हमारे पास में -3 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। नीचे आ जाएगा m1 प्लस का m2, राइट। ये x कितना दिया गया दोस्तों, x दिया गया -1, और इधर ये बटे में है तो इधर आ जाएगा गुणे में m1 प्लस m2, यहां आ जाएगा 6m1 और ये हो जाएगा -3m2, जिससे आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये हो गया -m1 -m2, ये हो गया 6m1 -3m2। 3 को उठा के इधर ले आओ, m1 को उठा के उधर ले जाओ, जिससे कि आपको ये पता चल गया कि m2 माइनस का था, ये आ गया इधर प्लस का 3m2, ये हो गया 6m1, m1 उधर गया प्लस का m1, माइनस का था प्लस का हो गया, ये हो गया 7m1, यहां पर आ जाएगा 2m2। आपको चाहिए अनुपात, और m1 और m2 का अनुपात कैसे आएगा, m1 अपॉन m2 निकाल लो, m2 को डिवाइड में भेज दो तो आ जाएगा 2/7, 7 को इधर m2 को उधर, तो m1 अपॉन m2 का मतलब क्या हो गया, m1 रेशियो m2, 2:7, तो 2:7 में ये विभाजित करेगा, मतलब यहां 2 और यहां 7 आना चाहिए। ये मेरे पास में क्लियर हो गया। उम्मीद है दोस्तों पूरी तरह से समझ में आ गया हो। आगे y की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m1 और m2 का वैल्यू हमें सिर्फ x से ही पता चल गया। जब y लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा, आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अपने हाथ से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि हम लोग आधे को पार्ट को कवर कर चुके हैं दोस्तों ना, और अभी तक अगर आपने सेशन नहीं शेयर किया है तो समझ लीजिए बहुत गलत बात कर रहे हैं आप लोग। आपको सेशन शेयर कर देना चाहिए। आधा सेशन अभी खत्म हो चुका है, 5वां क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। समझिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हम इस जो चैनल को है अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करिए, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है। इन्होंने कहा है हमसे कि आपके पास में कहां गया, ये रहा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। बात समझिएगा दोस्तों, x अक्ष से विभाजित होती है, y का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप बाय प्रैक्टिकल समझें तो यहां पर बाय प्रैक्टिकल ऐसे समझा जाएगा। ये मान लीजिए एक y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, कोई एक रेखा थी या कोई बिंदु था जो कि हमारा x अक्ष से विभाजित होता है। अब जरा सोचिए आप, इन दो बिंदुओं के बीच में ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो y का तो कहीं निर्देशांक ही नहीं होगा। कल भी यही बात समझाई थी। अगर ये बोल दे कि x अक्ष है तो y अक्ष की बात नहीं की गई है, तो y अक्ष का जो मान आएगा वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब आप y देखोगे तो y तो 0,0 पर है ना, तो यहां पर x की कोई वैल्यू होगी। x की क्या वैल्यू है वही तो हमें बताना है। x की कोई वैल्यू है बट 0 यहां पर y की वैल्यू रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसने खुद बोला है कि x अक्ष से विभाजित होता है, राइट। तो x अक्ष से विभाजित हो गया। अब जरा इसको क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं ना, तो a और b, ये देखिए 1,-5 यहां पर इसको दिया गया है, और कहा गया -4,5 ये मिल गया, -4,5 यहां पे कोई विभाजित कर रहा है, बट वो विभाजन जो है x अक्ष से हो रहा है। तो अभी समझाया था x अक्ष से कैसे विभाजित हो रहा था। x अक्ष से हो रहा है तो y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल चुकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। और ये भी ज्ञात करना है कहां पर,
क्या पूछा था, अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये h से विभाजित होता है। देखिए दोस्तों, आपको जब तक ये वैल्यू नहीं पता होंगी तब तक आप अनुपात कैसे विभाजित कर पाएंगे। तो अनुपात जो है आप उसी के साथ लीजिएगा जिसकी वैल्यू ज्ञात है, जिसकी वैल्यू ज्ञात है मतलब y की वैल्यू ज्ञात है। अब y की वैल्यू मानते हुए निकालिएगा, ठीक है, तब आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। और निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं तो निर्देशांक भी ज्ञात होंगे और वो y की वैल्यू के साथ में ये अनुपात भी ज्ञात होंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो विभाजन सूत्र हमने लगाया, अभी तक तो आपको आदत पड़ गई होगी ना कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x और y है। तो आपने विभाजन सूत्र लगाया y के लिए। अब y यहां पे देखिए x, y रखा जाता तो y की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। आप देखिएगा y कहां पर है, y का वैल्यू हमने कहा 0 है, ये हमने 0 रख दिया। m1 y2 कहां पर है दोस्तों, ये x1 y1 x2 y2, ये हो गया 5, प्लस m2 कहां पर है, ये रहा, और y1 कहां पर है, y1 मेरे पास में ये आ जाएगा माइनस का 5। उसके बाद में m1 प्लस m2, ये m1 m2 जो है डिवाइड में उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। यहां पर आ गया 5m1, ये हो गया माइनस का 5m2। उम्मीद है बात दोस्तों ये बात क्लियर। 5m2 को उठा के इधर ले आओ, 5m2 प्लस में आ गया, उधर गया 5m1। मैंने कहा था अनुपात जो होता है वो रेशियो में आता है, मतलब डिवाइड में होकर आता है। तो m1 अपॉन m2 बना लो। m1 अपॉन m2 जैसे ही बनाओगे आप लोग, m1 अपॉन में m2 5/5 पे काट दिया, मतलब आपके पास में 1 1 आ जाएगा। m1 और m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में आ जाएगी 1:1। मेरे पास में m1 रेशियो m2 अगर मैं बनाऊं तो 1:1 आएगा, मतलब बराबर बराबर भाग बट रहा है। तो यहां भी 1 और यहां भी 1, ठीक है दोस्तों, यहां भी 1 यहां भी 1, बात आपकी खत्म हो गई। यहां पर हमने अनुपात निकाल लिया। निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसमें से x तो हमें पता नहीं है, y तो पता ही है। तो आप कहोगे x बराबर होता है m1 और x2, x निकालना है ना, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ओके, आइए देखिए, m1 कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, x2 कितना रखेंगे, ये रहा x2 माइनस का 4, प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि हम लोग फाइंड करके आ चुके हैं। x1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 + 1 माइनस का 4 + 1/2, मतलब कि माइनस का 3/2। ये x की वैल्यू है। तो निर्देशांक हमारे क्या बन गए, निर्देशांक हमारे पास में बन गए हैं दोस्तों, आपके पास एक तो था माइनस का 3/2 और दूसरा वाला था 0। ये देखिए ये निर्देशांक निकल कर आएंगे। उम्मीद है कि पूरी तरह से 5th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज दी गई थी उसके जरिए हमने रेशियो निकाला, जो चीज नहीं दी गई थी रेशियो के जरिए हमने उस चीज को निकाला। क्लियर, आइए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे फटाफट हम लोग बढ़ेंगे और समझेंगे। किसी चीज की कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, कमेंट करते रहिए, यस नो में आपसे पता चलते रहना चाहिए समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करने से ही हमारे पास तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आइए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने यह कहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर, ठीक है, इसी क्रम में लो, बदलना नहीं है क्रम, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्या बोला गया है। समांतर चतुर्भुज बनाना, देखिए आपको पहले तो बनाना दिखा दें कैसे बनाया जाता है। ये आपके पास में कुछ इस तरह से समांतर चतुर्भुज आपको बताया गया होगा, A, B, C और D, लगातार इसी तरह लेना है। कभी भी ऐसा मत करिएगा A, B, C और यहाँ D वहां, ऐसा नहीं चलता है। कभी भी ऐसा या ऐसा नहीं जाता है, हमेशा आपको या तो क्लॉकवाइज जाना होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, या तो आप इधर से दीजिए नंबर या तो उधर से नाम दीजिए, तब आपका एकदम सही रहेगा। क्योंकि उन्होंने बोला ना इसी क्रम में लेने पर, तो ये जो क्रम है ना ये बैठाना बहुत जरूरी है। राइट फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब क्रम में लिया गया है तो 1, 2 तो इसको दिया गया है, 1 और 2 हमारा इसको दिया गया है। उसके बाद में कहा गया है 4, y इसको दे दिया है, ठीक है, x, 6 यहां पर आ गया और साथ ही साथ 3, 5 यहां पर आ गया। देखिए करने के लिए अगर आप देखें तो यहां पर कुछ भी कटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, मतलब विभाजित होता नहीं नजर आ रहा है। विभाजित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इनके विकर्णों को मिला दूं तो ये आपस में विभाजित करेंगे इस जगह पर। अगर आप अब db को देखें तो db ना इस बिंदु पर विभाजित हो रही है, अच्छा o पर विभाजित हो रही है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं
क्या प्रॉपर्टी है, समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी या सम चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों, दोनों के ही लिए एक सेम होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे AC ने DB को काटा O पर, कहां पर, O पर काटा, तो यहां पे जो DO है ना दोस्तों वो OB के बराबर होगी, दो बराबर भाग में टूटेगी, जितना DO होगा उतना ही OB होगा, जितना AO होगा उतना ही OC होगा, ये हम जानते हैं। चूंकि AO बराबर आ जाएगा OC और DO बराबर आ जाएगा OB, ये बात आपको याद रखनी है, जो मैंने बात बोली है वो आपको लिखनी है। क्या बोला है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये प्रमेय है, आप याद कर सकते हैं। क्लियर? आइए अब अगर मैं ये बोलूं कि D से लेकर B तक की जो दूरी है वहां पर D हमारे पास में है 3,5 और ये मेरे पास में है 4,y और इसको बीचों बीच में O ने काट दिया। O ने काट दिया का मतलब है X और Y ने काट दिया। तो आपके पास बोला ना अभी बराबर बराबर बांटा है, तो जब बराबर बराबर तोड़ता है तो अनुपात कितना बनता है, अनुपात बनता है 1 और 1 का। क्या अब हम लोग यहां पर वैल्यूज को लगाकर आंसर निकाला जाए दोस्तों? अब बताइए जरा, यहां पर जब हम लोग वैल्यू लगाएंगे तो आंसर हमारे पास में आराम से बच जाना चाहिए। हमारा फोकस कहां पर है, हमारा फोकस इस पर नहीं है, हमें O नहीं निकालना है, हमें O नहीं निकालना है, ये बात जरा आप ध्यान दीजिएगा। हमको क्या बोला था इसने, X और Y निकालना है, मतलब हमारा ये वाला Y और ये वाला X जहां पर था, कहां पर था X, ये वाला, इसको निकालना है दोस्तों और किसी चीज को नहीं निकालना है। आइए बताते हैं कैसे करेंगे। आपने कभी मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा है क्या दोस्तों? मध्य बिंदु का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो आपको बताया गया होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, बिल्कुल इसी से मिलकर बनता है। m1 और m2 तो 1 1 में चले गए, ठीक है। तो वहां पर जो मध्य बिंदु बनता है, बिल्कुल बीचों बीच का जो बिंदु बनता है वो हमारा ये बनता है कि x1 + x2 और y2 कर दो, y1 + y2/2 कर दो, मध्य बिंदु लगा दो और आंसर आ जाएगा। देखिए मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मैंने 2 बार बोला, अब एक बार लिख भी देते हैं। अगर कभी भी ये बिल्कुल मिडिल में है, मध्य बिंदु पर है, तो आपको अगर x निकालना पड़ गया तो आप कहेंगे x1 में x2 जोड़ दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, y निकालना पड़ गया तो y में जो है y1 + y2 कर दिया और तो आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके मध्य बिंदु निकल आएंगे। दोस्तों आपसे मैंने क्या बोला है, आप जरा इस बात को समझिए, आपको O नहीं निकालना है, आपको O नहीं निकालना है, यहाँ पर इसको 1 1 दे दीजिए। आपको निकालना है ये वाला y और ये वाला x निकालना, मतलब ये क्वेश्चन में जो y फंसा है ना इसको निकालना है और आपको जो यहाँ पे x फंसा है इसको निकालना है। कैसे निकलेगा जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले लिखे, ये इस बिंदु के फॉर्मूले होते हैं, तो इसको x1 y1 दिया, मैंने x1 और y1 नाम दे दिया, जिससे हमें डिफरेंस पता चले क्या आएगा। आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x1 है, ये y1 है, सॉरी ऐसा करिए इसको x3 और y3 नाम दीजिए, क्योंकि आपने हमेशा ये पढ़ा है कि ये x1 और y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस वाले में फॉर्मूला लगाओगे, x1 की जगह पर ये x3 के लिए लगाएंगे ना, मध्य बिंदु के लिए लगाएंगे। तो अगर मैं कहूं x3 जो आएगा आपको, y वाला जो निर्देशांक आपको बीचों बीच में मिल रहा है ना, वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपके पास में x1 हमारे पास आ गया 3 और x2 आ गया 4 डिवाइड बाय 2, मतलब 7 डिवाइड बाय 2, ये x3 आएगा जो कि यहां रखा जाएगा। लेकिन y3 जब निकालने जाएंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास y फंस जाएगा और y3 बराबर हमारे पास में आ जाएगा y1 मतलब 5 प्लस का y2 मतलब ये हो गया और ये आ गया 2। देखिए ये फंस गया, ये क्यों फंस गया? क्योंकि y3 हमारे पास था नहीं, y3 क्या है, o का निर्देशांक है, y3 जो है वो o का निर्देशांक है, x3 y3 o का निर्देशांक। तो x3 में 7/2 तो मिल गया, 1 तो मिल गया, y3 नहीं मिला। अच्छा अब इसी जगह दूसरी चीज देखिएगा, इसी में मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूं। इस बार आपने क्या लगाया था, DB लगाया था, इस बार AC लगाइए, A और C लगाइए। अच्छा A और C में क्या हो जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 4, y आ जाएगा, जहां पर आप कहेंगे ये x1 y1 है, ये x2 और ये y2 है, बीच में था O और O के निर्देशांक हमने ले रखे हैं x3 और y3। यहां पर आप फिर से वही मध्य बिंदु लगाइए, क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच में पड़ रहा है। हमने कहा ना समद्विभाजित करता है, 2 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसका मतलब वो बीचों बीच में है। तो हमने कहा कि अगर मैं x3 को निकालने बैठूं तो मेरे पास में x1 आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा
ये कितना हो जाएगा x,6 आएगा। दोस्तों ये गलत लिख दिया, c जो है मेरे पास में x,6 आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2। देखिए यहाँ पर x3 फंस जाएगा, अगर आप इसमें लगाएंगे तो x3 फंस जाएगा, जबकि x3 यहाँ पे निकल कर आ चुका है। ठीक है, फिलहाल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें x3 निकल कर, अब देखिए y3 निकाल लीजिए। y3 जैसे ही आप निकालेंगे y3 में आपके पास आ जाएगा 2 + 6 8, 2 + 6 8, यहाँ पर ये हो गया ना y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 4, मतलब y3 मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब इन इक्वेशंस को रिलेट करिए। देखिए यहां पर आपके पास x3 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1, यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं कहूं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आप कहेंगे सर x3 जो है, x3 यहां पे 7/2 लिखा था, यहां पे नहीं लिख दीजिए। तो 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इधर आ जाएगा, 7 - 1x, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो फाइनली ये जो मेरा x आ रहा है वो मेरा 6 आ रहा है। राइट फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब इसी वैल्यू को उठाकर y3 आया था ना, y3 यहां पे बना लीजिए समीकरण 3 और इसको बना लीजिए समीकरण 4। y3 की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, यहां रख दें डायरेक्ट समीकरण 3 और 4 से। तो आप क्या कहेंगे, यहां पे रखा हमने, यहां पे देखिए ये मैंने रख दिया 4, ये 4 बराबर में 5 प्लस y हमें निकालना है, नीचे आ गया 2, तो 2 चौको 8, 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, मतलब y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरी 3 आएगी। ये बात मुझे यहाँ पे समझ में आ गई, 6 और 3 मेरे आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब एक बार हमने db लगाया तो मेरा x3 निकल आया, और जब मैंने एक बार ac लगाया तो मेरा y3 निकल आया। इस तरह से मैंने आपस में कोरिलेट करा के आंसर बना दिए हैं। राइट, उम्मीद है कि पूरी तरह से क्लियर हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपस में कंफ्यूजिया देने वाले क्वेश्चन है। आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि कैसे क्या हम लोगों को लगाना चाहिए। फिर भी अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की तो समझ लीजिए सबका सब आंसर आपके सामने अपने आप निकल आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। इन्होंने ये कहा कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। अच्छा ठीक है, जिसका केंद्र 2,3 है और बी जो है वो ये है। देखिए बहुत ही आसान दे दिया गया। ये हमारा केंद्र जो होता है बीचों बीच में होता है। ए और बी जो है वो एक क्या है, ए और बी एक व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है, और उसके बाद में यहां पर 1,4 इसका बी का निर्देशांक है, 1,4 इसका बी का निर्देशांक। देखिए दोस्तों मैंने कहा था ये जो बीच वाला होता है इसको एक्स और वाई कहते हैं, जो कि विभाजित करता है रेखा को। ये हमारा x1 और y1 होता है, जो कि इस बार नहीं दिया गया है, यही ज्ञात करना है। इस बार x2 और y2 आपको दिया गया। जब आप देखेंगे ओ, ये सेंटर है ना, तो सेंटर केंद्र के निर्देशांक दिए गए, केंद्र से लेकर ओ, तो ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो सबकी बराबर होती है। इसका मतलब ये मिडिल में है। ये किस पर है, एक्स और वाई किस पर है, मिडिल पर है, और मिडिल का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया है। ये विभाजन सूत्र नहीं लगा रहे हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा रहे हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 और प्लस x2/2, प्लस x2/2। x कितना दे दिया, 2 दे दिया। x1 कितना दे दिया, यही हमें बताना है। x2 हमें कितना दे दिया, 1 दे दिया, डिवाइड बाई 2। 2 एक को इधर भेज दें, 2 दूनी 4, ये हो गया 4। यहां पर आ गया x1 + 1, 1 को उठा के इधर ले आओगे, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y निकालिए। इसी तरह से आप निकालिए y वैल्यू, y = y1 + y2 डिवाइड बाई 2। y हमारे पास में आ जाएगा -3, ये आ गया, डिवाइड में था गुणे में चला गया। y1 हमें निकालना है, y2 हमें दिया गया है, y2 हमें 4 दिया गया है। ये हो गया -6, इधर आ जाएगा -4, y1 आ गया, y1 की वैल्यू आ गई -10, मतलब आ जाएगा 3, -10। ये इसके निर्देशांक निकल आएंगे a के। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये मेरा मध्य बिंदु के जरिए आपका आंसर आ गया है। खत्म करें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। बहुत ही आसान है, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका आंसर आना शुरू हो गए हैं। 8 देखना है। 8 देखिए, यदि a और b क्रमशः ये और ये हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि AP और AB का रेशियो इन्होंने दिया है। देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा है कि a और b के निर्देशांक ये हैं, a और b हमें दे दिया गया है, और उसके निर्देशांक दिए गए हैं 2, -2, और साथ ही साथ हमें दिया गया 2, -4। ओके क्लियर। फिर उसके बाद
हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। बिंदु P के निर्देशांक कहां पर है हमें नहीं पता है, बट हमें यह बोला गया है कि AP जो है वो 3/7 AB है। AP कहाँ है पता नहीं, AB को अगर मैं डिवाइड में ले आऊं तो AP अपॉन में AB इज इक्वल टू 3/7 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया, रेशियो आ गया, AP का AB से रेशियो आ गया। अब AP कहाँ पे ये नहीं पता चला, तो AP मान लेते हैं हम बीच में है। ठीक है, AP जो है मेरे पास में 3 है और AB जो है वो मेरे पास में 7 है, टोटल 7 है। ये बात समझ में आ गई। AP बीच में है जो कि इसको विभाजित कर रही होगी, और ये हमारे पास में P रेखाखंड AB पर स्थित है, ऐसा बोला था ना, P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है, ये हमने कर दिया। जब सोचिए जरा, अगर ये पूरा 7 है, उसमें से 3 ये निकल गया तो बचा हुआ कितना होगा, 4 होगा। मतलब ये हो गया कि ये मेरा M1 हो गया, ये मेरा M2 हो गया। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों P तो विभाजित कर रहा है ना, तो ये तो X और Y होगा ना। और मैंने देखिए यहाँ पे क्या M1 और M2 की वैल्यू 4 निकाल के दे दी, X1 Y1 X2 Y2, ये आपको पता ही है। पिछले 7 क्वेश्चन आप करके आ चुके हो, 8वां वाला मैंने बना के दिया है, आप करके बताएंगे। होमवर्क आपके लिए ये है कि 8वां क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए दोस्तों। 9 पर क्या बोला गया है जरा उसको समझ लीजिए। बिंदुओं एक जो है -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाला या जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको जैसे मैंने अभी त्रिभाजित किया था ना, अब इन्होंने बोला है कि 4 बराबर भाग बांटने हैं। 4 बराबर भाग बांटने का मतलब यह है मैं आपको कोई 2 भाग निकाल के दे दूंगा, बाकी भाग आप लोग निकाल के देखेंगे। देखिएगा, एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाएगा, अगर सारे लगा के देंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसलिए मैं समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। देखिए आपके पास में एक रेखाखंड A और B है कोई, ठीक है, A और B है, उसमें से एक इनके निर्देशांक दे दिए गए हैं -2 और 2, और यहां पर निर्देशांक दे दिए गए हैं 2,8। इनको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया। मान लेते हैं ये C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। अब क्योंकि ये बराबर बराबर है तो इनके अनुपात जो होंगे वो 1 1 1 और 1 आएंगे। आपको C D E निकालना है, आप एक एक करके निकालिए। सोचिए आप, आपके पास में A और B है, बाकी यहां पर C है, D और E है ही नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं कि यहां पर 2 और 2 हो गया, यहां पर हो गया 2,8। तो यहां पर A और C के बीच में तो 1 था ना, लेकिन C से लेकर B के बीच में 1 यहां पर 1 यहां पर 1 यहां पर, मतलब 3 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 आ जाएगा, तो 1:3 आ जाएगा। और मैं इसको कह देता हूं X और Y आ गया। ये C ने यहां पर विभाजित किया X और Y पर, C के निर्देशांक X और Y हैं, तो M1 और M2 मेरे पास में मिल गया। ये देखिए यहां पर X1 और Y1 हो जाएगा, यहां पर X2 और Y2 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको आंसर लगाना है। क्या अब इसमें ऐसी कोई चीज है जो नहीं मिली है? क्या ऐसी कोई चीज है जो नहीं मिली है? अब देखिए डायरेक्ट लगाएंगे, निकालने का क्या तरीका होगा। X लगाया, M1 रखा, M1 1 है, X2 रखा, ये हो गया 2, प्लस M2 रखेंगे 3, और M2 के बाद में हमारे पास में आता है M1 X2 M2 X1 आता है, तो X1 हमारे पास में आ गया -2, नीचे आ जाएगा 1 + 3, ये हो गया 2 × 2, 3 दूना 6 बटे में 4, -4/4 मतलब काट दिया, -1, मतलब यहां पर एक जो X जो आएगा वो -1 आएगा। दोस्तों Y देखिए, M1 मतलब 1, Y2 मतलब 8, और प्लस का M2 मतलब कि 3, और साथ ही साथ Y1 ये हो गया 2 डिवाइड बाय 1 + 3 मतलब 8 + 6/4, ये हो गया 14/4, तो 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 7/2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। यहां पर हम रख देंगे 7/2। तो ये जो हमारा C दिया हुआ है ना, तो ये आ गया -1 और 7/2 आ गया। दोस्तों खत्म हो गई बात, राइट, ये बात क्लियर। आगे देखिएगा, अब मैं D निकालने जा रहा हूं। अब D निकालने जा रहा हूं तो D कैसे निकालेंगे, इसको रफ कर दें, ठीक है। D के लिए मैं ये चार्ट बना के दिखाया था, D के लिए दूसरा चार्ट बना के दिखाते हैं। यहां पर इसका कोई काम नहीं है, आइए देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो लिखा नहीं है, तो फॉर्मूला लिखते तो हम लोग बचा लेते, लेकिन फॉर्मूला तो लिखा नहीं है। देखिए अब मैं यहां पे एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखिए दूसरा नहीं है, अब हम D निकालने पे जा रहे हैं। आपको चाहिए A
बी और डी ने बीचों बीच में विभाजित किया। डी जो है बीचों बीच में, सी और ई इसके बगल में थे। हमें सी और ई नहीं चाहिए इस समय, हमें चाहिए डी। हमने कहा डी ने एक्स और वाई को विभाजित किया होगा तो वही हमें निकालना है। तो -2,2 हमको यहां मिल गया और ये मिल गया 2,8 हमारे पास में। आप पता है कि ये जब बराबर बराबर भाग बांट रहे हैं तो देखिए डी से इधर आ गया 2 और 1 हो गया 2 और यहां पर भी आ जाएगा 2। आप चाहे तो m1 m2 वैल्यू 2 और 2 रख सकते हैं, नहीं चाहे तो 1 और 1 रख लीजिए। 1 और 1 क्यों? जब दोनों तरफ बराबर बराबर होता है तो इतनी देर से यही तो सिखा रहे हैं कि वो दोनों 1-1 होते हैं, 1-1 होते हैं। आप चाहे तो 2 ही 2 रख लीजिए, कंफ्यूजन मत पैदा करिए बस, ठीक है। डी से जब ए तक गए तो 1 और 1 2 मिल गया तो भी काम चल जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डी से जब बी तक गए 1 और 1 हो गया, मतलब ये 1 है ये 1 है तो दोनों हमारे 2 हो गए, इस पर भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। तो मैंने कहा एक्स निकालने गए, m1 रखा, फिर उसके बाद में x2 रखा, m2 रखेंगे और उसके बाद में यहां पर हो जाएगा -2। उसके बाद 2 और 2 हो गया 4, नीचे 2 दूनी 4 -4 बटे में आ जाएगा कितना 4, ऊपर तो हो गया 0/4 मतलब आ गया 0। x की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू निकालिए, m1 y2 y1 डिवाइड बाय 4, 8 दूनी 16 और 4 20 बटा 4, 4 पंचे 20 मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। दोस्तों ये मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 हो गया 20 बटे 4। ये आप आराम से चाहें तो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये देखिए इसकी वैल्यू मैंने निकाली 0,5 आ जाएगी, ये हमारा d का मान हो गया। तो उम्मीद है कि e का मान अब आप निकाल पाएंगे, जिसमें 3:1 का रेशियो बनेगा। या आप e का मान निकाल के बताइएगा e का मान कैसे आएगा। c और d मैंने निकाल के दिखा दिए। उम्मीद है कि सब की सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या करेंगे उसको समझाएंगे, तो देखिए देखते जाइए और नोट करते जाइए, ठीक है। आइए, पूरा का पूरा सेशन खत्म होने वाला है। अभी भी अगर आपने शेयर नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया पर। उसके बाद फिर से हम लोग स्टडी कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इन्होंने ये कहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल यहां पे देखिए एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज तो हमारा वही वाला है जो अभी पहले पढ़ के आए थे, ठीक है। इनके क्रमशः दिए गए हैं तो मतलब 3,0 ओके, और उसके बाद में 4,5 ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 4,5 1,4 और साथ ही साथ -2, -1। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां पे सी और यहां पे डी। क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 उसके गुण विकर्णों का गुणनफल बोला गया है। समचतुर्भुज है, सॉरी दोस्तों समचतुर्भुज है ये। समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर होना। समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर हो। समांतर होता तो आमने सामने की बराबर होती, लेकिन ये समचतुर्भुज बोला गया। बना थोड़ा सा समांतर की तरह होगा बट आप इसको समझिए समचतुर्भुज है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। देखिए विकर्ण निकाल लीजिए, डी से लेकर बी तक की दूरी निकाल लीजिए। डीबी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ डीबी कितना आ जाएगा √x2 -x1। माइनस करोगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस का, तो ये तो हो गया प्लस का, इसका होल स्क्वायर y2 -y1 ये तो ऑलरेडी माइनस का, तो ये हो गया प्लस का। 4 2 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 और 1 का स्क्वायर हो गया 36। ओके, ये हो गया 36 गुणे 2 कर लो इसको, 72 मत करो, 36 गुणे 2, 36 का 6 बाहर और 2 अंदर, ये हो गया आंसर। ये डीबी निकल आया। एसी निकालो, एसी क्या होगा, एसी हो जाएगा फिर से यहां पर -1 और -3, -1 माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। वही वाला फॉर्मूला लगा रहे दूरी वाला, पिछले सेशन में भी अच्छे से पढ़ाया है, इस सेशन में भी हमने कई बार दूरी का फॉर्मूला बताया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा क्या कर दिया है, 3 में से 1 3 और 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। निगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आंसर आता है। यहां भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको आप लिखिए 16 गुणे 2 और इसको आप लिखिए 4 √2। ये हो गया ए और सी। आपको क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ना याद हो तो दिया गया है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल 1/2 एसी हमने निकाला है कितना 4√2। डीबी हमने निकाला है 6√2। दोस्तों 2 दूनी 4 होता है, 2 को 6 से करेंगे 12 आ जाएगा, √2 को √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा।
और ये आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में अगर मीटर में दिया गया होगा तो मीटर में रखिएगा, नहीं तो हमारे पास में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में रखिएगा। ये क्षेत्रफल निकाल के दे दिया 24। उम्मीद है कि जो कैलकुलेशन हमने किया है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको किसी बात पे संदेह है, किसी चीज की डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर जरूर कवर करेंगे। आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स को हम जरूर पढ़ेंगे और आपको उसका एक जो सेटिस्फाइड आंसर होता है वो हम आपके नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन आज 7.2 जो हमने खत्म किया है समझ में आया होगा। 10वां क्वेश्चन तक हमने खत्म कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 7.2 हमारी खत्म। और अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। ठीक है, सभी कमेंट्स हमको पसंद आएंगे। उसके बाद में दोस्तों, जितने भी लोग मेरे साथ नए साथी जुड़े थे आज, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और जितने अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे रिकमेंड कर सकते हैं हमें, और हम उसके ऊपर काम करेंगे, आपको उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको मेरे साथ पढ़ के मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।